नमस्कार यूएसएन हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। इंसान को तो यूं कई सारी बीमारियां होती रहती है, लेकिन इन बीमारियों में से एक बीमारी जो खतरनाक है और जो एक साइलेंट किलर है वो है कैंसर, जो बहुत लेट स्टेज पर डिटेक्ट होता है। और इन कैंसर में अनेक किस्म के कैंसर होते हैं, जिसमें खासकर जो लंग कैंसर है वो ज़्यादा खतरनाक है। इसके बारे में आज हम अधिक जानकारी हासिल करेंगे और इसके लिए हमने बुलाया है डॉक्टर वैभव चौधरी को। मैं बता दूं आपको कि डॉक्टर वैभव चौधरी वोकार्ड हॉस्पिटल के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है ऑफ मेडिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट। अलावा इसके इनके कई सारे और उपलब्धियां सोशल वर्क करते हैं और इन्होंने MBBS नागपुर से पास करने के बाद मेडिकल MD जो है वो डिग्री हासिल की उन्होंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इन जनरल मेडिसिन, और उसके बाद फिर टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से इन्होंने DM की डिग्री हासिल की है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और हम जनरली लंग कैंसर को लेकर हम इतने चिंतित क्यों रहते हैं? नमस्कार। लंग कैंसर एक्चुअली देखा जाए तो बहुत कॉमन बीमारी है। आउट ऑफ ऑल द कैंसर्स वर्ल्ड वाइड लंग कैंसर एक बहुत बड़ा प्रपोर्शन रहता है, क्योंकि इसके कारण जो हैं ज़्यादातर बहुत कॉमन है, जो कॉमन हैबिट्स के कारण ये चीज़ें होती है। प्लस आज का पॉल्यूशन भी एयर में बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं लंग्स डैमेज होते हैं और लंग कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। तो एक बहुत कॉमन बीमारी है एंड अनफॉर्चुनेटली जैसे आपने कहा ये लेट स्टेज में ज़्यादा डिटेक्ट होती है, क्योंकि लंग्स आर विसरल ऑर्गन्स हैं, अंदर रहता है, बाहर से कुछ हमें पता नहीं लगता कि अंदर लंग्स में क्या चल रहा है। और जब तक हमें सिम्टम्स आते हैं, कोई तकलीफ होती है, तब तक कई बार स्टेज 4 हो जाता है, लास्ट स्टेज में कैंसर पहुंच जाता है, तो फिर इसका इलाज उतना ही मुश्किल हो जाता है। जी सर, लेकिन जैसे अभी लिम्फोसर्कोमा ऑफ इंटेस्टाइन्स है, ब्लड कैंसर है, बोन मैरो कैंसर है और भी प्रकार के कैंसर्स है, लेकिन इनमें इसको खतरनाक क्यों माना गया? फॉर द सेम रीजन कि भाई ये बहुत साइलेंट किलर है। या टू थिंग्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ मच मोर कॉमनर देन ब्लड कैंसर्स एंड जो भी आपने बताया कैंसर्स काफ़ी कॉमन बीमारी है। प्लस ये ज़्यादातर स्टेज 4 में मिलती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसा कोई स्क्रीनिंग प्रोग्राम है नहीं। वर्ल्ड वाइड भी मुश्किल ही रहता है इसका ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा। अभी इवॉल्व बहुत ज़्यादा हुआ है, काफ़ी चीज़ें नई आई है, जिसकी वजह से हम हमारे लंग कैंसर पेशेंट्स को ज़्यादा अच्छा लाइफ, ज़्यादा लंबी लाइफ दे पा रहे हैं। जी जी। किसको होने के चांसेस है सर? मतलब एक तो कॉमन बात समझ में आती है, इवन एक खेड़े गांव का आदमी भी बता देगा कि स्मोकिंग से ये ज़्यादा चांसेस है, लेकिन और भी कोई फैक्टर्स है? डेफिनेटली देखिए, स्मोकिंग तो सबको पता ही है कि 80 से 85% लंग कैंसर स्मोकिंग के कारण होता है। तो अगर हम स्मोकिंग टोटली अबैंडन कर सकते हैं, रोक सकते हैं, तो इट इज़, जैसे हमने बताया, बहुत कॉमन कैंसर है, इसका प्रपोर्शन बहुत बड़े प्रपोर्शन से कम हो जाएगा। तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। स्मोकिंग एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा, पैसिव स्मोकिंग एक चीज़ हो जाती है कि फैमिली में अगर आप रह रहे हैं और हस्बैंड स्मोक कर रहा है, तो वाइफ को भी चांसेस रहते हैं कैंसर होने के, बिकॉज वो स्मोक जो है वही कार्सिनोजेनिक है, वो अननोइंगली इनहेल करते रहते हैं लोग सालों तक। तो उसके बाद में पैसिव मतलब वो निकोटीन कंटेंट और स्मोक में भी स्मोक, हाँ, वो सारी चीज़ें रहती है कार्सिनोजेनिक, यानी जो केमिकल्स होते हैं वो स्मोक में रहते ही हैं। तो पैसिव स्मोकिंग भी एक बहुत बड़ा कारण है, खासकर इंडिया में, जैसे कि यहाँ पे हमें पता है कि फीमेल्स ज़्यादा स्मोक नहीं करती, फिर भी फीमेल्स में कैंसर पाया जा रहा है काफ़ी। तो ये एक चीज़ है। दूसरा, जैसे पोल्यूशन मैंने बताया, पोल्यूशन जैसे हमें अभी न्यूज़ में भी काफ़ी दिखता है कि दिल्ली में हाईलाइट होता है कि इतना ज़्यादा एयर क्वालिटी खराब हो रही है, एयर क्वालिटी खराब हो रही है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। यस, तो इतना हल्ला उस चीज़ के लिए इसीलिए है कि पल्मोनरी डिसीजेज सारी की सारी बढ़ जाती हैं, उसमें से कैंसर भी एक डिसीज़ है। आखिर में कैंसर एक बीमारी है, तो वो भी एक चीज़ है। पुराने ज़माने में एस्बेस्टस का ज़्यादा यूज़ होता था, तो उसके कारण भी काफ़ी चीज़ें तकलीफ में पड़ते थे लोग, कि वो सारी चीज़ें मिला करके बहुत ज़्यादा रेट बढ़ जाता था लंग कैंसर का। अभी थोड़े गवर्नमेंट लेजिस्लेशंस आए हैं जिसकी वजह से ये चीज़ कम हुई है, बट ओवरऑल इट इज़ स्टिल वन ऑफ द कॉमनेस्ट कैंसर इन इंडिया। अभी जो नया सर्वे आया है उसके हिसाब से मेल्स में तो ये कॉमनेस्ट कैंसर है। जी सर, लेकिन जैसे इंडस्ट्रियल वर्कर्स है जो खासकर टेलकम पाउडर की इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, एस्बेस्टस आपने कहा, तो और भी जहाँ डस्ट माइनिंग प्रॉब्लम माइनर्स है, तो इनके चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स बिल्कुल रहते हैं। ऑक्यूपेशनल हैजार्ड रहता है इन लोगों के लिए, हमें ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री हर पेशेंट की लेनी पड़ती है और उसके हिसाब से फिर आगे ट्रीटमेंट पे चालू करना पड़ता है। इन लोगों में भी एक्चुअली नोइंगली अननोइंगली हम लोग इनहेल करते रहते हैं सारी चीज़ें। तो लेकिन ऐसे प्रोविजंस हैं आज के डेट में कि आप अगर ऐसे टॉक्सिक फ्यूम्स के पास जा रहे हैं तो प्रोटेक्टिव मास्क पहन के जाइए। ये सारे प्रिकॉशंस हर एक अच्छे मैनेजमेंट रखती है, तो ये जागरूकता तो इस डायरेक्शन में आई है।
जब भी हम लंग कैंसर की बात करते हैं सर तो दो टाइप्स उसकी याद आती है, एक नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर एंड एक स्मॉल सेल लंग कैंसर। तो एक्चुअली होता क्या और इससे क्या फ़र्क है? देखिए ऐसा है, लंग कैंसर पहले एक ही डिसीज़ मानी जाती थी, फिर पता लगा कि स्मॉल सेल नॉन स्मॉल सेल दो वजह की होती है। फिर जब रिसर्च आगे बढ़ना चालू हुआ तो नॉन स्मॉल सेल में कुछ वेराइटीज़ निकल के आई, स्क्वेमस सेल और नॉन स्क्वेमस सेल, एडेनोकार्सिनोमा। फिर और ज़्यादा रिसर्च बढ़ी क्योंकि कॉमनेस्ट कैंसर है तो लोग, और डिफ़िकल्ट टू ट्रीट था, इसमें सर्वाइवल 6 महीना 8 महीना ही हुआ करता था डायग्नोसिस के बाद में। जब इसमें इतना रिसर्च किया तो अभी इवन एडेनोकार्सिनोमा में 67 टाइप ऑफ डिफरेंट म्यूटेशंस आर देयर जिनको टारगेट कर सकते हैं। तो नो टू कैंसर आर सेम, नो टू कैंसर पेशेंट्स आर सेम, नो टू लंग कैंसर्स आर सेम एक्चुअली। सो सबका जो जिस तरह से कैंसर बनता है उसका मॉलिकुलरली दे आर एट अ डिफरेंट लेवल। सो आज की जो मेडिसिन है, जैसे मैं मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, सो हम लंग कैंसर को या किसी भी कैंसर को ऐसे ऑर्गन स्पेसिफिक करके नहीं देखते। हम देखते हैं कि इसमें अगर हमें कोई म्यूटेशन मिल जाए, कोई टारगेटेबल म्यूटेशन मिल जाए, तो हम पेशेंट को ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट दे पाएंगे और पेशेंट भी ज़्यादा लंबे समय तक बहुत अच्छा रहेगा। तो ये सारी जो है, कैंसर इन एसेंस इज़ अ जेनेटिक डिसीज़। ये जीन्स में से निकल के आती है। जीन्स में जब म्यूटेशन हो जाते हैं कुछ, म्यूटेशन के कारण स्मोकिंग भी हो सकता है, म्यूटेशन के कारण पॉल्यूशन भी हो सकता है, कुछ अननोन कारण है जिसकी वजह से भी म्यूटेशन होता है। तो वो अननोन कारण, लेकिन जो कुछ म्यूटेशंस ऐसे हैं जिन पे हमने विजय प्राप्त कर ली। विजय प्राप्त यानी कुछ इतनी अच्छी दवाइयाँ बना ली है, ओरल टैबलेट्स, जिनकी वजह से सालों साल पेशेंट बहुत अच्छे कंडीशन में रहते हैं। जी, हमारे आम दर्शकों को बेनिफिट देना चाहते हैं हम लोग इस प्रोग्राम के माध्यम से, इसलिए सबसे बेसिक बात जो है म्यूटेशन, ये क्या एग्जैक्टली होता है अगर एक कॉमन मैन टर्म? देखिए, हमारे सेल्स जो हैं, हमारी बेसिकली बॉडी जो बनी हुई है, ह्यूमन बॉडी, वो सेल्स से बनी हुई है। हर एक ऑर्गन अलग अलग स्पेसिफिक सेल से बना हुआ है। तो वो सेल्स डिवाइड होते हैं, 1 के 2, 2 के 4 मल्टीप्लाई होते हैं। जब वो मल्टीप्लाई होते हैं तो कई बार मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से सेल्स में जो एक नॉर्मल टेंडेंसी होती है सेल की ग्रोथ होकर के रुक जाना, वो उसका जो गार्ड है, सेफ गार्ड है, वो हट जाता है। तो एक ग्रोथ फास्ट लेवल पे अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, एबनॉर्मल अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स, दिस इज व्हाट अ कैंसर इज डिफाइंड एज। अच्छा। सो जिस पे से सारे रेस्ट्रिक्शन हट गए हैं, वो हो सकता है बहुत सारे स्टिमुलस रहते हैं, कई बार अननोइंगली भी बहुत सारी चीज़ों का हमें पता भी नहीं कि म्यूटेशन क्यों होता है, लेकिन अगर हम उसका बायोप्सी करके मॉलिक्यूलर टेस्टिंग करते हैं तो हमें वो चीज़ मिल जाती है। मॉलिक्यूलर टेस्टिंग, आजकल उन्नत मशीनें आ गई है, टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हम लोग सहायता लेते हैं ये सब चीज़ों में। उसके वाइज हम क्लासीफाई कर देते हैं। जैसे आपने बोला स्मॉल सेल, नॉन स्मॉल सेल, ये आज से 30 साल पहले हम लोग इस प्रकार से करते थे। आज के ज़माने में पिछले 10 सालों से हम लोग एडेनोकार्सिनोमा जो है, जो नॉन स्मॉल सेल का एक डोमिनेंट वेरिएंट है एडेनोकार्सिनोमा, इसके अंदर में इतने सारे म्यूटेशंस आए और उसका हर एक कुछ तो ऐसे हैं, जैसे म्यूटेशन यानी आप डिविएशन समझ लो सेल्स में, आपके लैंग्वेज में डिविएशंस। अगर कोई ऐसा डिविएशन 1% पेशेंट में भी मिल जाए, लेकिन उसके लिए भी हमारे पास कुछ ऐसी दवाई है जो उसको 4 साल, 5 साल, 6 साल तक भी ठीक रख सकती है। ऐसी कुछ टारगेटेड थेरेपीज जिसको मैं आगे और म्यूटेशन को डोरमेंट रख सकते हैं, ऐसा बोल रहे हैं? यस, वो जिसके कारण, क्योंकि उसी म्यूटेशन के कारण अनकंट्रोल ग्रोथ हो रही है। आपने अगर म्यूटेशन को दबा दिया या उस म्यूटेशन वाले सेल को खत्म कर दिया तो आप अपने आप नॉर्मल ग्रोथ रिज्यूम हो जाएगी और पेशेंट कंट्रोल में रहेगा, इवन स्टेज 4 में। तो ये बहुत इट्स नॉट कंप्लीटली क्यूरेबल, या इसको डिपेंड करता है। देखिए, जहाँ हम कैंसर की बात करते हैं वहीं क्योर की बात आ जाती है। तो कैंसर इज क्यूरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली। ये वहाँ जहाँ टाटा हॉस्पिटल जहाँ से मैं पढ़ा हूँ, वहाँ की पंच लाइन है, हर जगह उनका एक ही स्लोगन रहता है, कैंसर इज क्यूरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली। सो अर्ली यानी स्टेज 1, 2, 3, 4 स्टेजेस होती हैं कैंसर की, 1, 2, 3 एंड 4। तो 1, 2, 3 में अगर आपको कैंसर मिल जाए तो वो क्यूरेबल होता है। थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है, 1 में थोड़ा इजी है, ऑपरेशन कर सकते हैं, निकल जाएगा, और उसके बाद में अगर कीमो लगता है स्टेज के हिसाब से दे करके क्योर हो जाता है। सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज में रेडिएशन की भी जरूरत पड़ती है हमें, जो किरणें होती है, रेडियो एक्टिव रेज होती हैं, वो थेरेपी होती है, वो प्लस कीमोथेरेपी दी जाती है। फोर्थ स्टेज में क्योर इज इम्पॉसिबल, क्योर पॉसिबल नहीं है, हमें क्योर के लिए नहीं जाना होता, हमें फिर पैलिएशन के लिए जाना होता है, टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ लाइफ। अगर पेशेंट की आप क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करेंगे तो क्वांटिटी भी इंप्रूव होगी। तो पैलिएटिव केयर में पैलिएटिव
हाँ, पैलेटिव कीमोथेरेपी बोलेंगे हम इसको, पैलेटिव टारगेट थेरेपी बोलेंगे, पैलेटिव सिस्टमिक थेरेपी बोलेंगे। पैलेटिव केयर वहाँ आता है जहाँ हम सब कुछ गिव अप करके बैठे हैं, हाँ, हमने हाथ खड़े कर दिए चैन से जाने दे रहे हो। हाँ, चैन से जाने, दैट इज पैलेटिव केयर। सो दैट इज अ डिफरेंट ब्रांच। हमारा जो ब्रांच है वो मेरे जैसे पेशेंट्स लंग कैंसर मैंने बताया मोर देन 90% स्टेज 4 में आते हैं, तो हमें उनको ट्रीट करना है। अभी जैसे पुराने जमाने में ऐसे कहा जाता था भी 6 महीने के ऊपर सर्वाइवल नहीं था स्टेज 4 लंग कैंसर का, क्योंकि अब उसको प्रोलॉन्ग कर दिया हम लोगों ने। अभी आज के डेट में 18 से 20 महीना हर एक लंग कैंसर जी सकता है अगर आप ठीक से उसकी ट्रीटमेंट करेंगे। स्टेज 4 में भी 1 to 3 तो आप क्योर कर सकते हैं। हाँ, 4 की बात हो रही है। 4th में भी आप 18-20 महीने प्रोलॉन्ग कर रहे हैं उनकी लाइफ को। हाँ, तो वो और प्रोलॉन्ग सिर्फ लाइफ नहीं होती, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी होती है, क्योंकि एयर हंगर देखिए, लंग्स हमारा जो सांस लेने का सबसे मेन चीज़ तो वही है। अगर वहाँ अगर कैंसर आ जाता है तो सांस बहुत ज़्यादा फूलती है, पेशेंट घबराहट होती है, दर्द होता है, ये सारी चीज़ें कंट्रोल में रहती है। तो ये एक एवरेज ही बढ़ गया है, ऑलमोस्ट हमारे देखते देखते पिछले 15 साल में 3 गुना बढ़ गया है इसका सर्वाइवल जो है, और ये एवरेज है। यानी कुछ ऐसे पेशेंट्स भी हैं, मेरे पास खुद कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जो 5-6 साल भी क्रॉस कर चुके हैं। सर, आपने इस दौरान क्योर के बारे में कहा कि इम्यूनोथेरेपी है और बाद में टारगेटेड थेरेपी और बाद में कीमोथेरेपी। इसके बारे में हम 2 मिनट से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लंग्स है आपके, उसमें कैंसर सेल्स डिटेक्ट हुए नंबर 1, या कभी कभी डॉक्टर्स की रिपोर्ट आती है इसमें नोड्यूल्स है, या फिर बाद में कुछ और गांठ जैसी आती है। तो इनमें क्या डिफरेंस है सर, और क्या ये मैलिग्नेंट है या बेनाइन है, इसको कैसे आप डिटेक्ट करते हो? देखिए, एक तरीके का किसी भी कैंसर का डायग्नोसिस सिर्फ सीटी स्कैन या पेट स्कैन पर नहीं होता। हाँ। जब तक कैसी भी गांठ रहे, कितनी भी छोटी रहे या बड़ी रहे, अगर सस्पिशियस है तो हमें उसको सुई डाल के उसकी बायोप्सी की जांच करनी होती है। जी। बायोप्सी की जांच से 2 प्रॉपर सॉल्व होते हैं। पहली चीज हमें पता लग जाता है कि ये बिनाइन है या कैंसरस है। बिनाइन यानी उसमें फैलेगा नहीं, वो गठान जैसी की वैसी रहेगी, उसमें कैंसरस एलिमेंट्स नहीं है, कहीं नहीं फैलेगी वो। लेकिन मैलिग्नेंट यानी फैलने के चांस, मैलिग्नेंट यानी फैलने के चांस है, वो कैंसर कहलाता है। जो मैलिग्नेंट होता है वही कैंसर कहलाता है। तो अगर वो एक मैलिग्नेंट है यानी कैंसरस सेल है, तो फिर हम जब बायोप्सी करते हैं तो बायोप्सी में जो टिश्यू आता है उसका, उसी टिश्यू पर ये सारे टारगेटेड थेरेपी के टेस्ट, म्यूटेशन एनालिसिस या इम्यूनोथेरेपी के लिए जो चीज़ हमें लगती है, PDA1 करके एक मार्कर होता है, वो भी एक उसी चीज़ पे किया जाता है। तो एक्चुअली क्या है कि हमारे यहाँ, मैं तो ये मैसेज हमेशा देता हूँ जब भी मैं कहीं पब्लिक फोरम में आता हूँ, कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी मिथ है कि कैंसर को छेड़ना नहीं चाहिए, हमने उसमें सुई डाली, छिड़ गया कैंसर तो फैल जाएगा, जान ले लेगा, शांत बैठा है। भ्रम है, भ्रम यानी इतना गलत भ्म है ना कि हम सोचते हैं कि क्या हम कौन से ज़माने में जी रहे हैं। अगर कोई, और ज़्यादातर पेशेंट इस तरह की बातें करते हैं कि सब कुछ ठीक था, हमने सुई डाली और बढ़ गया। अब देखिए, ऐसा है, मैं उनको एक ही जवाब देता हूँ, अगर मैंने आज हज़ारों पेशेंट ट्रीट करे या लाखों पेशेंट ट्रीट करे, किसी भी पेशेंट को बिना बायोप्सी के मैंने आज तक इलाज नहीं किया, और ना ही किसी और मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट नहीं किया, क्योंकि वो इलीगल है। जो बिना देखे, बिना बायोप्सी के आप इलाज कर रहे हो, दैट इज एक्चुअली नॉट इवन लीगल। क्वैक टाइप का हो गया आपको जो भी आप उसके लिए वर्ड यूज करें। तो अगर हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट लेनी है तो बायोप्सी तो करनी ही है। अब बात यह है, बायोप्सी करके हमें ट्रीटमेंट जल्दी चालू करनी चाहिए। ये मैं मानता हूं कि एक्सपीड कर देना चाहिए, कि एक बार बायोप्सी हो गई तो 10-15 दिन में जितने भी अपने टेस्ट है, मॉलिक्यूलर एनालिसिस से लेकर सारी चीजें, वो डिपेंडिंग ऑन सिम्टम हमें ट्रीटमेंट चालू कर देना चाहिए। फिर वो डिले करेंगे हम 2 महीना तो फिर तो बढ़ेगा ही। तो आपने जैसे कहा कि नोड्यूल्स फैलता नहीं, वो एक सिर्फ कुछ रहते हैं, लेकिन उनका जांच का तरीका वही है, सुई डाल के आपको जांच करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा। और ट्यूमर्स की बात करें अगर, तो ट्यूमर्स भी वैसी सेम ट्यूमर को वो एक ही बात हो गई। बिनाइन और मैलिग्नेंट 2 टाइप के ट्यूमर्स होते हैं। मैलिग्नेंट यानी कैंसरस ट्यूमर, बिनाइन यानी जो नोड्यूल वाले हैं। तो वो उनका एक ही तरीका है, एक पर्टिकुलर साइज के ऊपर है, तो आपको सुई डाल के जांच करनी ही पड़ती है। राइट। आप कुछ देर पहले बता रहे थे इम्यूनोथेरेपी है, ये एग्जैक्टली होता क्या, इम्यूनोथेरेपी, कीमोथेरेपी और ये टारगेटेड थेरेपी, इनमें क्या अंतर है और इससे क्या फायदे होते हैं? देखिए, कैंसर एज ए होल पहले सर्जरी करके ट्रीट किया जाता था, लेकिन बीमारी वापस आती थी, कई चीज़ों में बड़ी होती, सर्जरी पॉसिबल नहीं होती, तो रेडिएशन का इजाद हुआ। रेडिएशन से काफ़ी कंट्रोल हुआ, लेकिन फिर भी एक बार फैल गया कैंसर तो फिर सब जगह तो आप रेडिएशन नहीं दे सकते। इसके लिए थेरेपी जो सबसे लेटेस्ट आई थी, यानी नई थेरेपी सब में से, मेडिकल ऑन्कोलॉजी की जो थेरेपी है, दैट इज कॉल्ड सिस्टमिक थेरेपी। यानी आप या तो मुंह से कुछ खाएंगे या वेन में कुछ देंगे ब्लड के थ्रू, जो बॉडी के हर सेल पे इफेक्ट करेगा, तो जहां जहां भी कैंसर के सेल्स होंगे उसको हिट करेगा। दिस इज सिस्टमिक थेरेपी। और जो भी आपने बोला कीमोथेरेपी, टारगेट थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, ये तीनों थेरेपी सिस्टमिक थेरेपी है। अच्छा। यानी तीनों की तीनों जो थेरेपीज है वो बॉडी के हर एक सेल जहां पर भी कैंसर है उस पर एक्ट करेगी। अब रिफाइनमेंट की बात है और नई टेक्नोलॉजी की बात है कि सबसे पहले कीमोथेरेपी आई, ये साइटोटॉक्सिक होती है। साइटोटॉक्सिक यानी सेल्स को मारती है, डायरेक्ट कैंसर के सेल को वो किल करेगी।
जो फास्ट डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, लेकिन इसकी क्या बोलते हैं स्पेसिफिसिटी, यानी वो कैंसर सेल्स को भी मारती है, नॉन कैंसर सेल्स को भी हिट करती है, नॉर्मल सेल्स जो फास्ट डिवाइडिंग सेल्स होते हैं उनको भी हिट करती है। तो साइड इफेक्ट इसमें थोड़े ज़्यादा होते हैं, जैसे मुंह में छाले आना, उल्टी होना, दस्त होना, बाल जाना, वो तो खैर गर्मी के कारण होता है। तो ये सारी चीज़ें कीमोथेरेपी में ज़्यादा थी, और डोजेस पहले बहुत ज़्यादा दिए जाते थे, और क्रूड ड्रग्स है थोड़े, बाद में रिफाइंड ड्रग्स आने लगे धीरे 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 धीरे, तो साइड इफेक्ट्स भी कम हो गए, काफ़ी कंट्रोल हो गए कीमोथेरेपी के भी। आज के डेट में भी कीमोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है क्यूरेटिव सेटिंग में और इवन पैलेटिव सेटिंग में। अगर आपको पेशेंट को जल्दी रिलीफ देना है और बहुत ज़्यादा तकलीफ है तो कीमोथेरेपी भी जल्द से जल्द हमें चालू करनी पड़ती है आज के डेट में भी। लेकिन लंग कैंसर की जहाँ तक बात है, कीमोथेरेपी इज टेकिंग अ बैकवर्ड स्टेप नाउ, इट इज बिकमिंग अ थिंग ऑफ पास्ट, ऑब्सोलीट हो रही है ये। अब आ रहा है जमाना टारगेटेड थेरेपी का और इम्यूनोथेरेपी का। क्या होता है सर टारगेटेड थेरेपी? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हम टिश्यू निकालते हैं बायोप्सी में, फिर उसमें चेक करते हैं कि ये किस वजह से ये बढ़ रहा है ऐसा। कुछ तो सेल्स में खराबी है, वो सेल की खराबी यानी म्यूटेशन, कुछ ऐसे म्यूटेशंस हैं, कुछ यानी काफ़ी हो गए अभी तो, जिसपे आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर ड्रग बना दिया है उसी म्यूटेशन को टारगेट करने का। सालों की रिसर्च है, हजारों करोड़ रुपए लोगों ने खर्चा किया है, हजारों लाखों लोगों पे टेस्टिंग की है, जिसे क्लिनिकल ट्रायल्स कहा जाता है। ये सालों की मेहनत के बाद में इन चीज़ों को अप्रूवल मिलता है, FDA DCGI अप्रूवल मिलता है, और ये मार्केट में आती हैं। तो हम अभी लंग कैंसर में सबसे ज़्यादा टारगेट थेरेपी अवेलेबल है आज के डेट में। तो टारगेट यानी वो क्या करेगा कि वो जो जिसके कारण कैंसर हो रहा है, म्यूटेटेड सेल, वहीं पे जाके हिट करेगा। बहुत स्पेसिफिसिटी हो जाती है इसमें। नॉर्मल सेल को थोड़ा टच करता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जितना कीमोथेरेपी, डैमेज नहीं होता। यस, सो साइड इफेक्ट्स बहुत कम हो जाते हैं टारगेट थेरेपी पे, प्लस लॉन्ग एंड ड्यूरेबल रिस्पॉन्स भी रहता है। क्योंकि देखिए कीमोथेरेपी आप कितना दे पाएंगे किसी को, 4 महीना 6 महीना, उसके बाद बॉडी जवाब दे देती है, क्योंकि वो सारे सेल्स पे एक्ट कर रहा है। टारगेट थेरेपी टारगेट पे हिट करती रहती है, तो यू कैन गिव इट फॉर ईयर्स टुगेदर इफ द डिसीज अंडर कंट्रोल। अब टारगेट थेरेपी में भी इतनी एडवांसमेंट आ गई है कि आपने एक म्यूटेशन को हिट करना चालू किया एक दवाई से, 1-1.5 साल बीमारी ठीक रहती है, फिर बढ़ना चालू हो जाती है, तो फिर से बायोप्सी की जाती है, फिर देखा जाता है ये क्यों बढ़ने लगा, दूसरा नया म्यूटेशन आया है, उसके अगेंस्ट अगर ड्रग अवेलेबल है तो वो आप दीजिए, ओके, फिर कंट्रोल हो जाता है 1-2 साल। काफी एडवांस ट्रीटमेंट। हाँ, फिर 1-2 साल के लिए कंट्रोल हो जाता है। फिर आप ऐसे करिए, फिर अगर कोई आंसर नहीं बचा है, पेशेंट फिट है, तो आप कीमोथेरेपी ट्राई कर सकते हैं, या इम्यूनोथेरेपी करके एक चीज़ आई है। इम्यूनोथेरेपी यानी देखिए, जैसे कैंसर की कीमोथेरेपी और टारगेट थेरेपी, ये डायरेक्ट कैंसर सेल्स को हिट कर रही हैं, वो टारगेट करके हिट कर रही है, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम में हिट कर रही है। इम्यूनोथेरेपी हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को एनहांस करती है कि वो चुन के कैंसर सेल को मारे। ओके, एक्चुअली हमारी बॉडी की इम्यूनिटी इस तरह से डिजाइंड है कि ना सिर्फ इन्फेक्शन, बैक्टीरियल, वायरल, फंगस, बस कैंसर सेल को भी मारने के लिए डिजाइंड है। अच्छा, इसीलिए म्यूटेशन जो मैंने आपको बताया, यानी बाय डिफॉल्ट जब ये डिजाइंड ही वैसी है, Yes. तो फिर बाद में इम्यूनोथेरेपी की जरूरत क्या पड़ी सर? उसको इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि अच्छा। कई बार इम्यूनो सप्रेशन होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कुछ पेशेंट्स हैं जो किडनी जिनकी फेल हो गई, रीनल ट्रांसप्लांट किया कहते हैं आप, उसमें इम्यूनो सप्रेशन करना पड़ता है इम्यून रिजेक्शन हटाने के लिए, तो दे आर मोर वर्नरेबल, मोर लाइकली टू गेट कैंसर्स बिकॉज ऑफ सप्रेशन ऑफ इम्यूनिटी। ये जो इम्यूनिटी है, जिसका बेसिक इम्यूनिटी जैसे काम कर रही है, तो उनमें कैंसर ज़्यादा पाए जाते हैं। ज़्यादातर जैसे HIV के पेशेंट्स होते हैं, उनमें इम्यूनिटी बहुत लो, रॉक बॉटम रहती है, उनमें कैंसर्स बहुत ज़्यादा प्रमाण में पाए जाते हैं। तो ये जो सारा इम्यूनोथेरेपी की सोच है, ये आज की नहीं है, आज से 30-40 साल पुरानी सोच है। लोगों ने तब ड्रग्स बनाए, लेकिन उस वक्त उतना इफेक्टिव नहीं था। पिछले 10 साल में इम्यूनोथेरेपी हैज़ कम टू द फोर, टू द एक्सटेंट कि लास्ट ईयर के दोनों नोबेल प्राइज इम्यूनोथेरेपी जिन्होंने इवॉल्व कराई है उन्हीं को मिले हैं मेडिसिन के। तो इसीलिए क्योंकि कुछ अनथिंकेबल चीज़ हो गई इम्यूनोथेरेपी से। अनथिंकेबल यानी उनकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी हो जाती है पेशेंट्स की कुछ, कि स्टेज 4 में भी 5-5, 6-6 साल, 7-7 साल सस्टेन करते हैं। इवन कुछ लोग कहते हैं कि वो तो क्योर हो गए, शायद हम बंद भी कर दें अभी दवाइयाँ, तो उनकी इम्यूनिटी ऐसी ट्यून हो गई कैंसर सेल को निकाल के फेंकेगी। ये एक स्कूल ऑफ थॉट है, अभी डेवलप हो रहा है। तो व्हेन टू स्टॉप इम्यूनोथेरेपी आफ्टर अ गुड रिस्पॉन्स, दैट्स अ प्रॉब्लम। इस पे भी रिसर्च चल रही है। अब क्या है, आजकल सब कुछ एविडेंस बेस्ड है। जब तक रिसर्च करके हम एन नंबर ऑफ पेशेंट में प्रूव नहीं कर देंगे कि ऐसा किया जा सकता है, तो वो फिर एक्सपेरिमेंटल मोड है। राइट। तो वो भी, उस पर भी रिसर्च चल रही है। जब वो चीज़ें आ जाएगी तो मैं ही आपको बताऊंगा कि इतने साल का इम्यूनोथेरेपी का कोर्स है, इसके बाद में आप क्योर्ड है स्टेज 4 में भी। तो रिस्पॉन्स रेट बहुत अच्छे है लंग में। लंग में करीब 20 से 25% पेशेंट्स जो किसी थेरेपी को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, वो इम्यूनोथेरेपी को रिस्पॉन्ड कर जाते हैं और सालों साल रिस्पॉन्ड करते रहते हैं। जी।
यहाँ थोड़ा सा एक डाउट क्लियर करना चाहता हूँ सर मैं, जैसे आपने कहा टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी और कीमोथेरेपी तो जनरल है, लेकिन ये जो है 4th स्टेज के लिए ही अप्लाई करते हैं या फिर फर्स्ट 1, 2, 3 में डिटेक्ट होने के वहाँ पर भी करना? देखो लंग कैंसर में 1, 2, 3 में भी 1 और 2 में यूज़ किया था, उतना अच्छा डेटा नहीं है, रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आए थे, क्योंकि वहाँ सर्जरी और कीमोथेरेपी से ही पेशेंट ज़्यादातर क्योर हो जाते हैं और प्रोपोर्शन ऑफ पेशेंट्स कम था, तो कभी इतने बड़े ट्रायल्स वगैरह आ नहीं पाए, तो अप्रूवल नहीं है अर्ली स्टेज में टारगेट थेरेपी का। इम्यूनोथेरेपी स्टेज 4 में तो है ही, स्टेज 3 में भी अप्रूव हो चुकी है। आज से 2 साल पहले एक बहुत बड़ा स्टडी आया था जिसमें बताया गया कि अगर आप जो 3rd स्टेज के ट्यूमर्स हैं उनको, जैसे आप बेसिक ट्रीटमेंट होती है रेडिएशन और कीमो, CTRT कहते हैं हम, उसके बाद में अगर हम इम्यूनोथेरेपी दें 1 साल के लिए तो उनका सर्वाइवल ट्रिपल हो गया था। ओके हाँ, तो उसके बेसिस पे उसको अप्रूवल मिल गया तभी के तभी। तो इम्यूनोथेरेपी 3rd स्टेज में भी काम करती है। अभी कुछ ऐसे ट्रायल्स है जो 1st स्टेज और 2nd स्टेज में भी इवन सर्जरी के पहले इम्यूनोथेरेपी दे रहे हैं। मैं खुद एक रिसर्चर हूँ, तो मेरे अंडर में ही नागपुर के सिटी में भी मैंने काफ़ी क्लिनिकल ट्रायल्स में इन्वॉल्व हूँ, जिसमें स्टेज 1 स्टेज 2 लंग कैंसर के लिए भी इम्यूनोथेरेपी दी जाती है। इम्यूनोथेरेपी हम देंगे, उसके बाद में उसका ऑपरेशन करेंगे, फिर 1 साल तक और इम्यूनोथेरेपी देंगे। तो फिर क्या करते हैं, इस डेटा को कंपेयर किया जाता है जिसको हमने नहीं दिया है और फिर सर्वाइवल देखा जाता है। अगर एक सब्सटेंशियल सर्वाइवल इंप्रूव होता है तो ड्रग अप्रूव हो जाता है आपका। आपके फाइंडिंग्स क्या है सर, मतलब एट व्हाट स्टेज इट शुड बी स्टॉप्ड या इट शुड कंटिन्यू फॉरएवर? देखिए जो डेटा है मैं उसके हिसाब से ही बात कर सकता हूँ। मैं इस लेवल पे तो नहीं हूँ कि मैं अपने कुछ प्रोटोकॉल्स बनाऊँ। डेटा है स्टेज 4 में तो देखिए इंडेफिनेटली देते हैं इम्यूनोथेरेपी जिसको रिस्पॉन्ड हो रहा है या साइड इफेक्ट आ रहे तो रोकना पड़ता है हमें। स्टेज 3 में 1 ईयर का डेटा है, 1 साल तक आप देंगे तो आपका सर्वाइवल सब्सटेंशियली इंप्रूव होगा। स्टेज 1 और 2 में भी जैसे मेरे पास एक क्लिनिकल ट्रायल खुद एक है, फेज 3 स्टडी है यहाँ पर चल रही है नागपुर अंडर में। तो इसमें पहले हम देते हैं कीमो इम्यूनोथेरेपी, फिर सर्जरी, फिर उसके बाद 1 साल कवर करते हैं। तो 1 ईयर तक का भी एक ऐसा आर्बिट्ररी बेंचमार्क बनाया लोगों ने, ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस के पीछे नहीं है। मतलब फिर भी एनकरेजिंग रिजल्ट्स है, एनकरेजिंग, वेरी एनकरेजिंग रिजल्ट्स। यानी क्योंकि कैंसर इन एसेंस इज अ जेनेटिक डिसीज, और जैसे आपने खुद कहा कि इम्यूनिटी का ही काम है कैंसर सेल को रोकना। किसी कारण से हमारे सेल्स इतने स्मार्ट हो जाते हैं कि इम्यूनिटी को इवेट कर देते हैं, तो हमारे को वो स्मार्ट सेल्स के लिए इम्यूनिटी को भी स्मार्ट बनाना है। तो ये एक्चुअली एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बट इसमें मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म्स काफी इन्वॉल्व होते हैं और हर किसी पे काम नहीं करती है। मैंने बोला 100 में से 20-25 लोगों पे काम करेगी, बाकी 75 पे तो नहीं कर रही है। अगेन ऐसे कई सारे फैक्टर्स होते थे जिस वजह से वो 20-25 पे ही काम कर रहा है बाकी। तो इस पर से दैट लीड्स मी टू अनदर क्वेश्चन सर, कि जैसे कई सारे मिथ्स या भ्रम पाल के रखे लोगों ने कैंसर को लेकर, खासकर लंग कैंसर को लेकर, तो आपके जरिए मैं वो क्लैरिफाई करना चाहता हूँ और दर्शक भी इससे ज़रा एजुकेटेड हो जाए। नंबर 1 कि स्मोकिंग जो है वो, अगर आप किसी भी टाइप का स्मोकिंग कहाँ तक सेफ़ है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि ई सिगरेट सेफ़ है, कुछ लोग कहते हैं मेंथॉल सिगरेट सेफ़ है, कुछ लोग कहते हैं बीड़ी पी लो तो कुछ नहीं होता, या फिर पॉट्स जिसको बोलते हैं, ये सब चलता है वगैरह। तो इसके बारे में आपके विचार क्या है, मतलब एक ब्रॉड देखिए ऐसा है कि एनी काइंड ऑफ स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, चाहे वो बीड़ी हो, ई सिगरेट हो, कुछ भी। एंड कैंसर इज नॉट द ओनली थिंग। आप कार्डियक डिसीजेस बहुत ज़्यादा हो जाती है स्मोकिंग के कारण, रेस्पिरेटरी डिसीजेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, दैट इटसेल्फ इज लिथल। तो स्मोकिंग एट सच इज अ वेरी बैड हैबिट विच शुड नॉट बी एनकरेज्ड इन एनी फॉर्म, बी इट सिगरेट, बीज, मेंथॉल सिगरेट, वॉट एवर इट इज। क्योंकि अगर आपको हैबिट लगी है तो टोबैको, निकोटीन वाली सिगरेट भी आप पियेंगे ही। एंड देयर इज नथिंग कॉल्ड एज सेफ लिमिट। ये साइंटिफिक एविडेंस है इस चीज़ के पीछे। लोगों ने, क्योंकि स्मोकिंग हमारा प्रॉब्लम तो है नहीं, वेस्ट का प्रॉब्लम है, वो ज़्यादा पीते हैं, तो उन लोगों ने इतनी ज़्यादा रिसर्च कर रखी है इस पर। उनका कहना है कि अगर किसी इंसान ने अपने लाइफ टाइम में 100 सिगरेट भी पी लिया और 101 पे गया तो उसको फिर कैंसर का चांस वहां से लग जाता है। अच्छा, हाँ। फिर वो छोड़ता है तो उसका नॉर्मल सी आने के लिए, वो जो भी इफेक्ट है वो निकलने के लिए, नॉर्मल आदमी के हिसाब से होने के लिए 15 साल लगते हैं। गुडनेस, 15 साल लगते हैं एब्सटिनेंस के, सिगरेट स्मोकिंग के। तब आप बोल सकते हैं कि मेरा रिस्क चला गया है अभी। और मेरा रिस्क गया नहीं तभी भी, क्योंकि नॉन स्मोकर्स को भी होता है। तो आपका रिस्क नॉन स्मोकर के बराबर पे आया जब आपने 15 साल तक सिगरेट छोड़ी। तो ये इतना हैजार्डस है। मेरा तो एक ही मैसेज रहेगा कि स्मोकिंग को टोटली अबेंडन कर देना चाहिए, टोटली अवॉइड करना चाहिए, अगर हमें थोड़ा भी लंग कैंसर के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं तो। मतलब इवन उन लोगों के लिए भी एक प्रकार से वार्निंग सिग्नल दे रहे हैं आप, कि जो रेयर स्मोकर्स है, कभी एक आध बार स्मोक कर लिया या फिर बाद में या क्योंकि वो म्यूटेशन कॉज करता है जेनेटिकली। आपके किसी एक सेल को भी अगर चेंज कर दिया स्मोकिंग ने, तो दैट वन सेल कैन ट्रांसफॉर्म इनटू अ मिलियन, बिलियन एंड बिकम अ ट्यूमर एंड किल यू एज वेल। अच्छा, ऐसा है, सेल तो एक ही है, वो ही बनता है आगे। तो वो जी। एक और मिथ है सर, जैसे कहते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में नेचुरल तौर पे है, तो इट कैन प्रोटेक्ट यू फ्रॉम कॉजिंग कैंसर, एक। लेकिन कई सारे लोग सप्लीमेंट्री
एंटीऑक्सीडेंट्स लेते हैं, मतलब इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स या मेडिसिन से अगर कुछ लेते हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट्स लेना कहाँ तक मुनासिब है? देखिए, एंटीऑक्सीडेंट्स आर गुड फॉर हेल्थ इन अ लॉट ऑफ वे, नॉट ओनली प्रोटेक्शन फ्रॉम कैंसर बट इन अ लॉट ऑफ वे। काफ़ी चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी की सही से चलती है अगर हम एंटीऑक्सीडेंट्स लें, इसलिए फ्रूट्स तो सबको लेने चाहिए। कुछ लोग सप्लीमेंट्स भी लेते हैं, अच्छे सप्लीमेंट्स रहते हैं, उससे भी काफ़ी चीज़ें फ़र्क पड़ती है। लेकिन डायरेक्ट कोरिलेशन कि ये मैं एंटीऑक्सीडेंट ले रहा हूँ तो मुझे कभी ज़िंदगी में कैंसर नहीं हो, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसमें भी लोगों ने साइंटिफिकली स्टडी कंडक्ट की है। कुछ स्टडीज़ लंग कैंसर पे ज़्यादातर कंडक्ट हुई है, उन्होंने एंटीऑक्सीडेंट्स टेस्ट करे थे काफ़ी, और उसके बाद में ये समझ में आया कि इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्टीमेटली एंटीऑक्सीडेंट्स या जो भी चीज़ें हैं ये एक नॉर्मल प्रोसेस को आपकी रिडीम करती है। इसका म्यूटेशंस पे उतना कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, या कोई म्यूटेटेड सेल है उसको किल करने के लिए वो नहीं आती है। अच्छा, क्योंकि एक बार अगर सेल म्यूटेट हो गया तो आप कितने भी ऑक्सीडेंट ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बट इट्स अ हेल्दी हैबिट टू हैव एंटीऑक्सीडेंट, इट्स नॉट, आई एम नॉट अगेंस्ट इट, चाहे वो नेचुरल हो या फिर सिंथेटिक हो। ऐसा सिंथेटिक भी लोग लेते हैं, लेकिन अब वो लेते हैं तो मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन पे लेना चाहिए, अपने मन से नहीं लेना चाहिए, अक्रॉस द काउंटर ना ले, अक्रॉस द काउंटर नहीं लेना चाहिए। सर, जब एंटीऑक्सीडेंट्स की बात की तो एक और फैक्टर आता है टर्मरिक। कहते हैं टर्मरिक इज अ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट, क्योंकि इसमें जो कर्क्यूमिन कंटेंट है इट एक्ट्स एज अ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट। तो आपकी क्या राय है उस पर, क्योंकि सुना है कि आपने इस पर रिसर्च भी किया। या बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखो, टर्मरिक इटसेल्फ ये एक बहुत अच्छा कंपाउंड है, और इसमें जो कर्क्यूमिन का के एक प्रोडक्ट होता है उसके कारण एंटीऑक्सीडेंट तो ये है ही, ये एक हीलिंग प्रोसेस को बढ़ावा देता है हमारी बॉडी के अंदर। और इसके काफ़ी हाइपोथेसिस है, काफ़ी ट्रायल इंडिया में ही नहीं, अमेरिका में भी काफ़ी ट्रायल्स हुए कर्क्यूमिन पे अक्रॉस वेरियस कैंसर्स, एंड सम पेशेंट्स हैव बीन एक्चुअली बेनिफिटेड। कुछ ऐसे पेशेंट जिनमें मैजिकल रिस्पॉन्सेस आया है, जैसे मैं टाटा हॉस्पिटल में था तो वहाँ पर भी कुछ स्टडीज चल रही थी कर्क्यूमिन पे, जिसमें वन ऑफ पेशेंट को इतना शानदार रिस्पॉन्स था जो किसी दवाइयों से नहीं आता हमारे। लेकिन वॉट एवर डेटा इज देयर इट इज़ वेरी वीक। उसके बेसिस पे कर्क्यूमिन या हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि हम हर किसी को ये देंगे। और अगर 1000 में से एक पेशेंट को फायदा हो रहा है तो शायद उसका म्यूटेशन ऐसा कुछ होगा, या उसका कुछ सेल्स उस टाइप के होंगे जो ज़्यादा सेंसिटिव होंगे कर्क्यूमिन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के ऊपर। वो उतना स्टडी उस लेवल का अभी तक हुआ नहीं है, हो रहा है। यूएसए में भी हो रहा है, एमडी एंडरसन में भी हो रहा है, वहाँ के एक साइंटिस्ट हैं इंडियन ओरिजिन के, वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं इस बारे में, और हो सकता है ही इज़ वेरी क्लोज टू विनिंग नोबेल प्राइज। वी माइट गेट अ गुड न्यूज़ एनी टाइम इफ हिज रिसर्च इज एक्सेप्टेड, क्योंकि ये और वही चीज़ें परकोलेट होती है हमारे जैसे टाटा हॉस्पिटल है, यहाँ पर भी काफ़ी चीज़ें की। मेरे एक फ्रेंड का ही रिसर्च था, जैसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट हम करते हैं तो उसमें पूरा बॉडी का म्यूकोसा निकल जाता है, यानी मुंह में छाले वगैरह इतने ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हाई डोज कीमोथेरेपी जा रही है। उससे फास्ट हीलिंग के लिए कर्क्यूमिन पे प्रोजेक्ट किया था, वो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट था। तो दैट इज़ प्रेस्क्राइब्ड। ज़्यादातर एंटीऑक्सीडेंट अगर कर्क्यूमिन लिखना है तो वही मैंने बोला कि इट शुड नॉट बी अक्रॉस द बोर्ड, across the table, it should be like you should go to a doctor and get it prescribed. एंड ऐसा कोई ब्लैंकेट नहीं है कि किसी कैंसर में उससे क्योर ही हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। इट्स अ गुड सपोर्टिव थेरेपी, राइट, गुड सपोर्टिव थेरेपी, एंड ऐसे कोई इसका साइड इफेक्ट्स वगैरह नहीं है। सर, दो और मुद्दे आ जाते हैं इस पर जब मिथ्स की बात की हमने, एक तो डाइट और एक तो एक्सरसाइज। तो कैंसर को ये कैसे रिलीव कर सकते हैं इन बातों से, डाइट से या एक्सरसाइज से, प्रॉपर डाइट वगैरह? या डाइट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नॉट फॉर कैंसर पेशेंट बट फॉर एवरी पर्सन। ठीक है, तो डाइट पे हमें कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। कैंसर पेशेंट को ज़्यादा नीड होती है ज़्यादा अच्छे डाइट की, ज़्यादा हाई प्रोटीन, क्योंकि कैंसर इज डेवलप करने, हाँ, इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए कैंसर इज अ कैटाबोलिक स्टेट बोलते हैं। कैटाबोलिक यानी कैंसर में कुछ ऐसे तत्व निकलते हैं जिसके कारण हमें भूख लगना कम होती है, हमारा वजन कम होता है, और हमारे सेल्स जो है वो जल्दी वेयर ऑफ हो जाते हैं। हाँ, तो उसके लिए डाइट रखना बहुत ज़रूरी है। डाइट में भी हाई प्रोटीन डाइट सबको प्रेस्क्राइब किया जाता है, जिनका किडनी फंक्शन नॉर्मल है, लीवर फंक्शन नॉर्मल है। इन लोगों के लिए आपको जो है ज़्यादातर हम हर एक अच्छे सेंटर में एक डाइटिशियन अपॉइंटेड रहती है। तो जैसे मेरे चैम्बर में पेशेंट आया, मैंने कुछ कीमोथेरेपी लिखी है, कुछ लिखी है, तो शी हैज़ टू गो टू द डाइटिशियन टू गेट अ प्रॉपर चार्ट, और वो हमारे कंसल्टेशन में बराबर से उसको एक चार्ट दिया जाता है। वो चार्ट फॉलो करना चाहिए। इसमें 2-3 चीज़ें हैं कि जो भी खाएं आप साफ़ सुथरा खाएं, तीखा मसालेदार ज़्यादा ना लें, बाहर का बना हुआ ना लें। ये सारी चीज़ें जो है ये हम कीमोथेरेपी के दौरान पेशेंट को समझाते हैं। दीज आर ब्रॉड गाइडलाइंस, बट डाइट इज़ एक्चुअली द मोस्ट क्रूशियल रोल, बिकॉज अगर वज़न ही कम हो जाएगा विदाउट टेकिंग न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट तो हम कोई भी थेरेपी काम नहीं करेगी। राइट, कोई भी थेरेपी काम नहीं करेगी। इसलिए दैट इज़ द सेंटर, इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए। एक्सरसाइज का जहाँ तक सवाल है, एक्सरसाइज भी देखिए, जैसे बहुत सारी कैंसर से फटीग होता है हमारे, इससे भी दवाइयों से, कीमोथेरेपी से,
टारगेट थेरेपी से भी फटीग होता है काफ़ी। तो ये फटीग के लिए द बेस्ट रेमेडी इज एक्सरसाइज। सो एक्सरसाइज भी एकदम ओवरबोर्ड होकर के खुद से नहीं करना है, वो भी गाइडेंस में करना है अंडर अ फिजियोथेरेपिस्ट। और ग्रेडेड एक्सरसाइजेज, जैसे अगर किसी को बेचारे को स्पाइन का ही प्रॉब्लम है, स्पाइन अनस्टेबल है, तो उसको मैं एक्सरसाइज नहीं बताऊंगा, रिकमेंड कभी नहीं करूँगा, कभी नहीं करेंगे। लेकिन अगर किसी को जैसे लंग कैंसर है और छोटा कैंसर है, हम उसको ट्रीट कर रहे हैं, धीरे धीरे वो इम्प्रूव हो रहा है, तो थोड़ा ग्रेजुअल एक्सरसाइजेज जरूरी है सबके लिए। इससे हमारी जॉइंट मोबिलिटी बढ़ती है। तो हमारे को बेसिकली क्या होता है कि फटीग के लिए प्लस ओवरऑल बॉडी मूवमेंट में रहती है तो कभी भी अच्छी रहती है। इसीलिए दैट इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जी, आप ही के लाइंस चुराता हूँ सर आपसे, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेनी चाहिए जिसको लंग कैंसर हुआ है? नहीं, अगर लंग कैंसर हो गया है, पहली चीज़ तो होने नहीं देने के लिए तो स्मोकिंग मैंने बताया वो बंद करना चाहिए, पोल्यूशन से दूर रहना चाहिए, ये सब चीज़ें हैं। दूसरा, अगर हो ही गया है अपने को तो लाइफ की क्वालिटी को कैसे प्रोलॉन्ग किया जा सकता है? देखिए, डिपेंड करता है स्टेज पे और प्रॉपर प्रोटोकॉल गाइडेड ट्रीटमेंट पे। जैसे हमें स्टेज 1 2 3 है, उसमें क्योर रेट्स रहते हैं, क्योर होते हैं पेशेंट, स्टेज 3 के भी होते हैं। तो हमें कॉन्सेंट्रेट करके वो प्रॉपर थेरेपी सही समय में ख़त्म कर देनी चाहिए, उसमें डिले नहीं करना चाहिए। दूसरा, अगर स्टेज 4 की बात है, जो ज़्यादातर पेशेंट स्टेज 4 में लैंड अप हो जाते हैं लंग कैंसर अनफॉर्चुनेटली, तो पेशेंट को अल्टीमेटली एक अच्छी थेरेपी की ज़रूरत है। तो हम बेसिकली ये सजेस्ट करते हैं कि हर एक को बायोप्सी करनी चाहिए, बायोप्सी के बाद में म्यूटेशन एनालिसिस कर लेना चाहिए। तो उसके थ्रू अगर कुछ लकीली ड्रग्स मिलते हैं तो सीक्वेंसिंग के जरिए लंबा समय तक चल सकता है। सिर्फ कीमोथेरेपी आंसर नहीं है लॉन्ग टर्म का सर्वाइवल के लिए, लॉन्ग टर्म केयर के लिए, पेशेंट केयर के। कीमोथेरेपी एक क्राइसिस से निकालने के लिए, बहुत ज़्यादा कैंसर वॉल्यूम है उसके लिए रहता है। पेशेंट को एक हेल्दी लाइफस्टाइल लेनी चाहिए, डॉक्टर्स ने जो बताया है, जो प्रोटोकॉल है, वो टाइम पे बराबर दवाइयाँ सारी लेनी चाहिए, अपने डाइट का ख्याल रखना चाहिए और एक्सरसाइज जैसे आपने बताया थोड़ा बहुत जहाँ तक अंडर मेडिकल सुपरविजन करना चाहिए। कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं मेरे जो कि डिस्पाइट टेकिंग हैविंग स्टेज 4 लंग कैंसर व्हाटएवर कैंसर, दे आर एबल टू डू ऑल देयर वर्क, दे आर गोइंग टू एबल टू गो टू देयर ऑफिसेस, दे आर एबल टू रन देयर शॉप्स बिकॉज दे आर नॉट हैविंग एनी साइड इफेक्ट्स ऑफ टारगेट थेरेपी। सो वो आप जितना नॉर्मल सी में ला पाओ पेशेंट को उतना अच्छा है। अल्टीमेटली क्या है, कैंसर कोई अभिशाप नहीं है, कैंसर एक क्रोनिक डिसीज है। इसको हमें समझ लेना चाहिए और गांठ बांध लेनी चाहिए इस चीज़ को कि कैंसर इज नॉट something which is a death sentence. It is a chronic disease, just like diabetes is a chronic disease, kidney disease, chronic CKD is a chronic disease, chronic heart disease is a chronic disease, hypertension is a chronic disease. These are never cured, right? But the patient take on medicine for years And together, prolong 10 their years, life. 20 years, and they prolong their lives. So cancer में भी via targeted therapy and immunotherapy, we are reaching that level कि हम हर कैंसर को chronic disease में तब्दील कर रहे हैं। राइट। और वो तभी कर पाएंगे जब साइड इफेक्ट कम रहेंगे, पेशेंट नॉर्मलसी में रहेगा। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग ऑन दिस शो। एक मैसेज अगर लास्ट में रहेगा, बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। श्योर मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगा कि कैंसर अल्टीमेटली इज क्यूरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली, एंड इवन इफ डिटेक्टेड इन स्टेज 4 और लास्ट स्टेज, देन ऑल्सो lung cancer can be managed very, very efficiently by new medicines, and patient can have a fruitful, long and healthy life with this targeted immunotherapy. Thank you so much, sir. Pleasure talking to you. Thank you.